हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 10 कंप्लीट हो गई थी। उसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक मुख्य रूप से किस पर आधारित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज प्राइमरी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सॉन्स, वीएनटीआरस, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स वीएनटीआर, रेगुलेटरी सीक्वेंस, या फिर इंट्रॉन स्प्लिसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीएनटीआरस। ठीक है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपग्रह डीएनए के लघु विन्यास वीएनटीआरस की भिन्नता पर निर्भर करती है, जो हर व्यक्ति में अद्वितीय होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूटिलाइजेज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स वीएनटीआरस एज हाइपर वेरिएबल जेनेटिक मार्कर्स डिस्टिंक्ट टू एवरी इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक? एलेक्स जेफरी, कैरी मुलिस, जैकब एम मोनार्ड, या वॉटसन एंड क्रिक? तो इसका राइट आंसर है कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस ने 1983 में पीसीआर की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कैरी मुलिस इन्वेंटेड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इन 1983, अलाउिंग इन विट्रो एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीसीआर चक्र में प्रयुक्त होने वाला टैग पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर साइकिल इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? इकोलाई, थर्मस इक्वेटिकस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, या फिर आपका है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मोफिलिक उच्च तापमान सहने वाला बैक्टीरिया है, जिससे यह एंजाइम प्राप्त होता है, जो 90 डिग्री सेल्सियस पर भी सक्रिय रहता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस which maintains stability and catalytic performance at elevated denaturation temperatures। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड की अभ्रष्टता डीजेनरेसी क्या अर्थ है? व्हाट इज meant बाय द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स? वन कोडोन्स कोड फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड, एक कोडोन कई अमीनो अम्ल को कोड करता है। मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन कोड कर सकते हैं। द कोड इज डिफरेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोड पौधों और जंतुओं के लिए भिन्न होता है। द कोड कंटेन्स कॉमास, कोड में अल्प विराम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। कोडोन की संख्या 64 है और अमीनो अम्ल केवल 20 है, इसलिए एक ही अमीनो अम्ल को कई अलग कोडोन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, यूकैरियोटिक जीनों में पाए जाने वाले गैर कूटन नॉन कोडिंग अनुक्रम को क्या कहते हैं? व्हाट आर द नॉन कोडिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंस इन यूकैरियोटिक जीन्स आर? एक्जन्स, इंट्रॉन्स, प्रमोटर्स, या फिर ट्रांसपोशंस? तो इन्हें कहते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन गैर कूटन अनुक्रम होते हैं जिन्हें प्राथमिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से स्प्लिसिंग द्वारा अलग कर दिया जाता है। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सेगमेंट्स फ्लैंकिंग कोडिंग एक्सॉन्स डेट अंडरगो डायनेमिक एक्सिशन वाया आरएनए स्प्लिसिंग बिफोर फाइनल ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरएनए के विश्लेषण के लिए किस ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज अप्लाई टू एनालाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स? सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या फिर ईस्टर्न ब्लॉटिंग? तो इसे कहते हैं हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का उपयोग विशिष्ट आरएनए अणुओं के पृथक्करण और पहचान के लिए किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज एक्सप्लिसिटली डिजाइंड फॉर फ्रैक्शनेटिंग, ट्रांसफरिंग एंड आइडेंटिफाइंग आरएनए फ्रेगमेंट्स टू इवेलुएट जीन रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर किस एंजाइम को कहा जाता है? विच एंजाइम्स ग्रुप इज पॉपुलरली डिजाइंड एज मॉलिक्यूलर सीजर? डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो ये होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थलों पैलिंड्रोम पर काटते हैं।
इसलिए इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक इंटरनल डीएनए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरल साइट्स एंड इंट्रोड्यूस प्रिसाइज कट्स वर्किंग एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादप कोशिका की वह क्षमता जिससे वह पूर्ण पौधा बन सकता है कहलाता है। द बेसलाइन कैपेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल प्लांट सेल टू रीजनरेट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लांट बॉडी इज प्लूरीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी या फिर रीजनरेशन। क्या कहते हैं फिर? टोटीपोटेंसी। ठीक है, पादप कोशिका की पूर्ण पौधा विकसित करने की इस आनुवंशिक क्षमता को टोटीपोटेंसी, पूर्ण सख्तता कहते हैं। Cellular totipotency is the unique cellular features of plants where any somatic cell retains all genetic specifications to reform a dynamic functional plant. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पातक ऊतक संवर्धन में कोशिकाओं के असंगठित समूह को क्या कहते हैं? इन प्लांट टिश्यू कल्चर एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज डिजाइंड एज एक्सप्लांट, कैलस, प्लांटलेट या फिर सोमेक्लोन। तो इसे कहते हैं हम कैलस। ठीक है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर एक्सप्लांट के विभाजन से बने अविभेदित कोशिकीय द्रव्यमान को कैलस कहा जाता है। अ कैलस इज डिसऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग पैरेन्काइमा सेल्स जनरेटिंग ड्यूरिंग इन विट्रो टिश्यू कल्चर कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 10। हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इंपोर्टेंट बन जाता है। हु कॉइंड द माइलस्टोन टर्म हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर? ग्रेगर मेंडल ने, जी.एच. सल ने, कैरी मुलिस ने या फिर गॉटलिब हेबरलैंड ने? तो इसका राइट आंसर है जी.एच. सल ने। ठीक है, जी.एच. सल ने 1914 में संकर संतति को अपने माता पिता से श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए हेट्रोसिस शब्द दिया था। द क्लासिक टर्म हेट्रोसिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जेनेटिसिस्ट जी.एच. सल in 1914 to define the enhanced performance of an outbred F1 lineage. फिर है क्वेश्चन नंबर 11। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान VPKAS उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? वेयर इज द विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लोकेटेड इन उत्तराखंड? पंतनगर, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल। तो ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, उसके बाद है आपका किसी डेटा वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मान को क्या कहते हैं? बताइए फिर, क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं या विचरण कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। ठीक है, जो बार बार आ रहा हो। बहुलक वह मान है जो किसी श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। मोड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल डाटा एट्रीब्यूट और वैल्यू पॉइंट डेट अकर्स विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 13। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन और विचरण वेरिएशन में क्या संबंध है? व्हाट इज द स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SD इक्वल टू रूट वेरिएशंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मानक विचलन हमेशा विचरण वेरिएशन का सकारात्मक वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए खंड किस इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और क्यों? कैथोड निगेटिव बिकॉज डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिव बिकॉज डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, दे डू नॉट मूव, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है और डीएनए निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, डीएनए में फॉस्फेट समूह होने के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश होता है जिससे यह धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर आकर्षित होता है। ड्यू टू द बैकबोन फॉस्फेट ग्रुप्स डीएनए कैरीज अ नेट नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। क्वेश्चन नंबर 15। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द बायोकेमिकल पाथवे सिंथेसाइजिंग एमआरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं फिर इसको? तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं जिसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द एंजाइमेटिक
enzymatic template directed synthesis of RNA molecules mediated by RNA polymerase from a DNA sequence map. क्वेश्चन नंबर 16, लैक ओपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? हु डिस्कवर्ड एंड डिटेल द लैक ओपेरॉन मॉलिक्यूल कंट्रोल पैराडिग्म? तो ये है वॉटसन एंड क्रिक, जैकब एम मोनार्ड, एवरी एंड मैकार्टी या फिर हर्से एंड चेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है, फ्रांसिस जैकब और जैक मोनार्ड ने प्रोकैरियोट्स इकोलाई में जीन नियमन के लिए लैक ओपेरॉन मॉडल दिया था। फिर है डीएनए के पूरक स्ट्रैंड को आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनाकर तैयार की गई लाइब्रेरी कहलाती है। अ लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय क्लोनिंग डीएनए कॉपीज सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए टेम्पलेट्स वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ जीनोमिक लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरी, प्रोटीन लाइब्रेरी या फिर प्लाज्मिड लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें केवल व्यक्त किए गए कोडिंग अनुक्रम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रासायनिक म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए सबसे सामान्य एजेंट कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन केमिकल एजेंट यूज्ड टू इंड्यूस आर्टिफिशियल म्यूटेशन? ईएमएस, एथिल मिथेनो सल्फोनेट, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड या फिर ग्लूकोज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईएमएस। ठीक है, ईएमएस एक शक्तिशाली एल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है, जिसका उपयोग पौधों में कृत्रिम उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19, पादप संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम पोषक माध्यम का सबसे सामान्य उदाहरण? व्हाट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड सिंथेटिक न्यूट्रिशंस फॉर्मुलेशन यूटिलाइज इन प्लांट टिश्यू कल्चर? न्यूट्रिशंस एगर, एमएस मीडियम, एलबी ब्रॉथ, पेप्टोन वाटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस मीडियम। मुराशिगे और स्कूग माध्यम पादप ऊतक संवर्धन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है जो खनिज, लवण और विटामिन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्तियों का कौन सा माप अत्यधिक बाहरी मानों आउटलायर से सबसे कम प्रभावित होता है? Which measures of central tendency is least skewed by extreme outlying data spikes? Arithmetic mean, median, mode या फिर रेंज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। ठीक है, मध्यिका केवल मध्य स्थान की गणना करती है, इसलिए यह बहुत बड़े या छोटे बाहरी आंकड़ों से प्रभावित नहीं होती, जबकि माध्य बहुत प्रभावित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन की पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाली ब्लॉटिंग तकनीक कहलाती है? द टारगेट ट्रांसलेशन प्रोडक्ट प्रोटीन मैपिंग एंड प्रोबिंग कॉन्फ़िगरेशन इज टर्म्ड सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या फिर साउथ वेस्ट ब्लॉटिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीनों को अलग करके एंटीबॉडीज की मदद से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संकरण तकनीक में फूल से अपरिपक्व पुंकेश्वर स्टेमन्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द इंटेंशनल रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बिफोर एंथेसिस ड्यूरिंग क्रॉस ब्रीडिंग इज बैगिंग, इमेस्कुलेशन, टैगिंग या फिर क्लोनिंग? तो इसे हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, स्वपरागण को रोकने के लिए मादा जनक के रूप में चुने गए फूल से पुंकेश्वरों को काटना विपुंसन या फिर इमेस्कुलेशन कहलाता है। Emasculation refers to stripping anthers from candidate maternal structures to block unwanted self-pollination vectors. Question number 23, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ स्थित है? Where is the headquarters of the International Rice Research Institute? मैक्सिको, फिलीपींस, इंडिया या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। ठीक है, लॉस बेनोस में स्थित है, जिससे धान की प्रसिद्ध अर्थबोनी किस्में उदाहरण IR8 विकसित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस आनुवंशिक कूट को स्टार्ट कोडोन कहा जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण शुरू करता है? UGA, UAA, AUG या फिर UAG? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AUG। ठीक है, AUG कोडोन मैथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है और अधिकांश मैसेंजर RNA में प्रोटीन श्रृंखला निर्माण शुरू करने का काम करता है। और आपका अंतिम प्रश्न है,
यदि किसी समष्टि पॉपुलेशन के आंकड़ों का माध्य 50 और विचलनों के वर्गों का योग बट्टा कुल संख्या 25 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा। इफ अ पॉपुलेशन dataset displays a variance value of 25, compute its two standard deviation score 25, 5, 6, 25 या फिर 10। तो क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5। तो यहाँ पे बताया गया है प्रश्न में विचरण वेरिएशंस का मान 25 दिया गया है और मानक विचलन क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट विचरण। तो 25 का 25 अंडर रूट में जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 10 भी कंप्लीट हुई और उसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए, ठीक है। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक आपके पार्ट ए के हो गए थे, जो बचे टॉपिक है उसको कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम उसके डेली प्रैक्टिस सेट भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि उससे हमारी क्या हो प्रैक्टिस बने रहे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना चाहिए। अब कैसे PYQs भी हमने लगभग बहुत सारे कर दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को लाया जाए तो टॉपिक वाइज उन प्रश्नों को भी ला सकते हैं, ठीक है। और यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। अब प्रैक्टिस सेट किसी को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।